हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का पार्ट 53 देखेंगे। पार्ट 52 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस सीरीज में हम लोग सामान्य विज्ञान के उन सारे प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं जो पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर। बाकी के सारे पार्ट्स देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक आरआरबी ग्रुप डी 2018 नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे ही पार्ट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। इस सीरीज में हम लोगों ने अब तक कवर किया हुआ है 1640 MCQs। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। ए और बी दोनों को फिल करना है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आपको यहाँ पर फिल करना है इन सारे विकल्पों को देखते हुए कि कौन इसमें से सही होगा। पदार्थ की अवस्थाएं डैश नहीं होती। पदार्थ की अवस्थाएं डैश को परिवर्तित कर बदली जा सकती है। पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो अस्थायी नहीं होती है। अस्थायी नहीं होती है यानी कि हम पदार्थ की अवस्था को चेंज कर सकते हैं। तो अस्थायी नहीं होती है यानी कि ए नहीं होगा और यहाँ पर सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अस्थायी लिखा हुआ है। और हम कैसे बदल सकते हैं अवस्था को? टेम्परेचर को चेंज करके, प्रेशर को चेंज करके। तो यहाँ पर तापमान और दाब लिखा हुआ है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। ध्वनि डैश में तेजी से गमन करती है। ध्वनि सबसे तेज चलती है ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है वायु की तुलना में लोहा में तेजी से गमन करती है। वायु गैस है, लोहा एक ठोस है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो लोहा ठोस, लकड़ी ठोस, दोनों ठोस है, तो लोहा और लकड़ी में ध्वनि तेज चलती है लोहा में। अब यहाँ पर है हेमेटाइट, जिस तरह से संबंधित है आयरन से वैसे ही आपको बताना है यहाँ पर कौन होगा जो कि एल्यूमिनियम से संबंधित होगा। तो बॉक्साइट हो जाएगा। हेमेटाइट आयरन का अयस्क है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। गैलेना याद रखना, गैलेना ये लेड का अयस्क है, शीशा का। कैल्कोपाइराइट ये कॉपर और आयरन दोनों का अयस्क है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O होता है। इसी को हम लोग ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं। 7 हो जाएगा हमारा आंसर। जल के 7 अणु हैं। एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के डैश परमाणु मौजूद होते हैं। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। इसी को बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। एसिटिक एसिड या फिर एथेनोइक अम्ल। 1 मोल में देखो ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो ए हमारा आंसर। कौन सही मिलान है? फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है, आपको बताना है किसका जनरल फॉर्मूला यहाँ पर सही है। एल्केन का होता है CnH2n+2। यहाँ से 2 उड़ा दो तो एल्कीन का हो जाएगा CnH2n। यहाँ से 2 और उड़ा दो तो CnH2n-2 हो जाएगा एल्काइन का। ए हमारा सही है। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। इस पर हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि एक उदासीन परमाणु है यानी उस पर कोई चार्ज नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह का कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, गैसीय अवस्था में है। इसके बाह्यतम कोश से हमें क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? यहाँ पर निकालना है। जब हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ करके जा चुका है। इसके लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम लोग आयनीकरण ऊर्जा बोलते हैं। तो सबसे पहली बार हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे हम बोलेंगे प्रथम आयनीकरण ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा यहाँ पर लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इसके ठीक उल्टा मान लो, इसके आप ठीक उल्टा मान लो कि आपके पास एक उदासीन गैसीय परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को डालना है। उस समय क्या है कि ऊर्जा यहाँ पर उत्सर्जित होती है। उस समय क्या है? ऊर्जा यहाँ पर क्या होती है? उत्सर्जित होती है। ऊर्जा यहाँ पर उत्सर्जित होती है, ऊर्जा यहाँ पर निकलती है। ये जो ऊर्जा है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर सूत्र है यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? आणविक सूत्र क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पोटेशियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है और नाइट्रेट के ऊपर माइनस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज। टेप वम फाइलम डैश से संबंधित है। टेप वम हम लोग बोलते हैं टीनिया सोलियम को। टीनिया सोलियम जो कि एक फ्लैट वम है यानी कि प्लेटी हेलमिंथस का जानवर है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। एस्क हेलमिंथस जो फाइलम है उसी को हम लोग निमेटोडा फाइलम बोलते हैं। इसके अंदर जो जानवर आते हैं उसे हम लोग राउंड वम बोलते हैं, गोल कृमि बोलते हैं। जैसे कि आपका वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी हो गया, फाइलेरियल कृमि। एस्कैरिस हो गया। एनिडा के अंदर आ जाएगा आपका केंचुआ, जोंक, निरिस, ये सब। डैश मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशी भी कहा जाता है। मांसपेशियों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में अच्छे से चर्चा किया हुआ था। यहाँ पर देखो आप, जो कंकाल पेशी है मैंने आपसे क्या कहा था कि ये ऐच्छिक पेशी है यानी कि वॉलंटरी मसल है।
वॉलेंटरी मसल बोले तो ऐच्छिक पेशी। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐच्छिक हो जाएगा। अगर आप इन तीनों में देखो, इस कार्डियक में देखो, इस स्केलेटल में देखो, इस स्मूथ में देखो, तो केवल कंकाल पेशी ही है जो कि ऐच्छिक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अच्छा, कंकाल पेशी जो है ये रैखित भी तो है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है रैखित यानी कि स्ट्रैटेड मसल, रैखित भी तो है। लेकिन हम रैखित यहाँ पर टिक नहीं मारेंगे, क्योंकि रैखित में ये जो हमारा हृदय की पेशी है और ये जो कंकाल पेशी दोनों ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर रैखित बोल करके हम नहीं बोल सकते कि ये कंकाल मांसपेशी है, लेकिन ऐच्छिक बोल सकते हैं, क्योंकि इन तीनों में केवल कंकाल पेशी ही ऐच्छिक है। सोडियम कार्बोनेट जो कि एक क्षार है का उपयोग निम्न में से क्या है। सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, Na2CO3 ये है सोडियम कार्बोनेट। इसका इस्तेमाल किया जाता है बोरेक्स के निर्माण में। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है कांच, साबुन और कागज के बनाने में। इन सब में सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। तो A, B, C तीनों ही हो जाएगा। ये प्रयोग है, यूज है सोडियम कार्बोनेट का, तो आप इन तीनों को ध्यान में रख सकते हो। अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ यानी कि ठोस, सॉलिड, यहाँ पर जो आव्यूह लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर है मैट्रिक्स में अंतः स्थापित यानी कि एम्बेडेड होती है। हम बोलते हैं ना कि जो हमारी हड्डियाँ होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, तो कैल्शियम फॉस्फेट की जो बनी होती है ना वो मैट्रिक्स होती है। कैल्शियम फॉस्फेट की एक मजबूत मैट्रिक्स होती है, जिसमें कि जो अस्थि की कोशिकाएं होती है जिसे हम लोग ऑस्टियोसाइट बोलते हैं वो उसमें एम्बेडेड होती है। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस, या तो कैल्शियम फॉस्फेट आ जाएगा या फिर कैल्शियम फॉस्फोरस अलग अलग। आयनीकरण ऊर्जा की इकाई क्या है। जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है उसके लिए यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। ठीक है, किलो जूल पर मोल। अरेखित पेशियाँ, अरेखित यानी कि अनस्टैटेड मसल, जिसमें क्या है, धाड़ी नहीं है, धारीदार नहीं है। तो पेशियों के बारे में हम लोग आप अच्छे से जान चुके हैं। जो हृदय की पेशी है, कंकाल पेशी है, इनमें देखो धाड़ियाँ है यानी कि रैखित है। ये जो पेशियाँ हैं ये क्या है, रैखित है। हमें पूछा है अरेखित जो कि एक ही है, ये है चिकनी पेशी। और चिकनी पेशी एकल नाभिक होती है यानी एक नाभिक वाली होती है। यहाँ देखो कोशिकीय 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 लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है, कोशिकीय नहीं होगा, नाभिक होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा एक नाभिक वाली पेशी होती है। तो यहाँ पर जो एक कोशिकीय लिखा हुआ है ना, इसके स्थान पर क्या होगा, एक नाभिक। ठीक है, एक नाभिक। तो मैं यहाँ पर कोई आंसर टिक नहीं मार रहा हूँ, बट आप ये ध्यान में रखना, एक नाभिक वाली पेशी होती है अरेखित पेशी। 1 किलोवाट का एक पंप 1 मिनट में पानी की कितनी मात्रा को 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। देखो पावर है हमारे पास कितना, यानी ये जो पंप है इसके पास शक्ति है 1 किलोवाट बोले तो 1000 वाट। एनर्जी बराबर क्या होता है, ऊर्जा बराबर ये होता है शक्ति गुने में समय। शक्ति है यहाँ पर 1000, समय यहाँ पर लेना है आपको 1 मिनट बोले तो 60 सेकेंड। तो यहाँ पर जो ये ऊर्जा है ये बराबर हो जाएगा mgh के। ठीक है, mgh के। सवाल कुछ ऐसा है कि एक वस्तु को उठाने में, एक वस्तु को 10 मीटर उठाने में इतना कार्य किया जाता है, इतना कार्य किया जाता है, तो बताना है कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है। कुछ इस प्रकार का सवाल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस हाइट पर ले जाकर के रख देते हैं और उसके पास हम स्थितिज ऊर्जा उतना ही बोल देते हैं जितना कि कार्य किया जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर ये सवाल बनने वाला है। ये जो mgh है ये बराबर किसके हो जाएगा, इसके 1000 गुने में 60। हमें द्रव्यमान चाहिए तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा और गुने में 60 हो जाएगा। g का मान हमें यहाँ पर 10 लेना है और हाइट है 10। ये 0, 2 0 से 2 0 खत्म, तो 600 किलोग्राम। 600 किलोग्राम। लौह सामग्री का विद्युत लेपन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं का उपयोग किया जाता है। लौह सामग्री में जंग लगने से बचाने के लिए क्या है, उस पर कोटिंग की जाती है इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके प्लेटिंग की जाती है यानी कि कोटिंग की जाती है, उसी को हम लोग विद्युत लेपन बोलते हैं, जंग लगने से बचाने के लिए। अब जो कोट चढ़ाया जाता है, देखो लोहे के ऊपर, इनमें से किसी भी धातु का इस्तेमाल किया जा सकता है कोट चढ़ाने के लिए। जिंक भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, बट बोर्ड की तरफ से आंसर यहाँ पर सिल्वर दिया गया है। रेल के नीचे लकड़ी के स्लीपर
ठीक है, स्लीपर इस्तेमाल किए जाते हैं, यह क्या उत्पादित करता है? ये जो रेल है, ठीक है, ये जो रेल है, ये जो आप देख रहे हो जिसे हम पटरी बोलते हैं, ये क्या है? ये रेल है। इसके नीचे देखो स्लीपर इस्तेमाल किया गया है, इसके नीचे स्लीपर इस्तेमाल किया गया है। क्यों किया जाता है? ताकि जो सरफेस एरिया है, जो क्षेत्रफल है, ये बड़ा हो जाए। क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण क्या होगा? दाब कम लगेगा। जब इस पर ट्रेन आएगी तो इस रेल के ऊपर क्या होगा? दबाव डाला जाएगा। तो उस दबाव को कम करने के लिए पटरी के ऊपर, ये जो रेल है इसके ऊपर दबाव कम नहीं होगा, इसके नीचे जो ये जो पूरा रीजन है ना, इस पे दबाव कम करने के लिए इसके नीचे स्लीपर को डाला जाता है। वरना क्या होगा? ये जो रेल है ये ज़मीन में धंस सकती है। तो बड़ा क्षेत्र जिससे दबाव घटे, माफ़ करना, ये बी नहीं होगा, ये होगा, ए होगा। बड़ा क्षेत्रफल जिससे दाब घटे, बड़ा क्षेत्रफल बोल दो या फिर क्षेत्र जिससे दाब घटे। एवोगाद्रो स्थिरांक, एवोगाद्रो कांस्टेंट, आपको तो रटा होगा ये चीज़, 6.022 10 to the power 23। निम्न में से कौन समजात श्रृंखला नहीं है? समजात श्रृंखला नहीं है, देखो ये मीथेन है, इसका जो अगला मेंबर होगा कौन सा होगा? इसी में क्या करना है आपको? CH2 जोड़ देना है। क्योंकि समजात श्रृंखला में से आप किसी भी लगातार 2 सदस्य को उठाओगे तो उसमें आपको CH2 का अंतर मिलेगा। ये सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो जो अगला हमारा फार्मूला मिलेगा वो C2H6 मिलेगा, जो कि इथेन है। फिर इसका अगला चाहिए आपको, तो फिर से क्या करना है आपको? इसमें CH2 जोड़ देना है, तब आपको मिलेगा C3H8। ये आपका हो गया प्रोपेन, ये मीथेन, ये इथेन, ये प्रोपेन। उसके बाद फिर अगला चाहिए तो इसमें CH2 जोड़ो तो मिल जाएगा C4H10। तो यहाँ पर देखो C3H8 तो सही है, C4H10 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है C4H9, तो यह गलत हो जाएगा। अनुगमन वेग क्या है? यहाँ पर अनुगमन वेग का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखिए जो चालक होते हैं, आप जानते हो चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो अच्छा चालक होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही अधिक होते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रैंडम मोशन करते रहते हैं, यानी अपनी मर्जी से इधर उधर भागते रहते हैं। जिस वेलोसिटी के साथ ये भागते रहते हैं उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो चालक में इलेक्ट्रॉन लगातार औसत गति के साथ चलते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप देख रहे हो ये सारे इधर उधर भाग रहे हैं, जिधर मन करे उधर भाग रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से ये भाग रहे हैं। अभी तो अब इसमें देखो कि जिधर मन कर रहा है उधर इलेक्ट्रॉन सारे भाग रहे हैं, जिस दिशा में चाहे उस दिशा में। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, यानी जैसे हम लोग करंट पास करवाते हैं, ये सारे एक दिशा में भागना स्टार्ट कर देते हैं। ये सारे एक दिशा में भागना स्टार्ट कर देते हैं। यही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है कि बैटरी से कनेक्ट करते ही देखो सारे इस दिशा में भागना स्टार्ट कर रहे हैं। करंट फ्लो होगा इस दिशा में, इलेक्ट्रॉन भागेगा इस दिशा में। Cl2 के 71 ग्राम में परमाणु मौजूद होते हैं। Cl2 का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? एक क्लोरीन का होता है 35.5, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 71 U। एक परमाणु का द्रव्यमान है, यहाँ पर हम ग्राम लगा देंगे तो 1 मोल का हो जाएगा। ये 1 मोल का द्रव्यमान हो जाएगा और हमें 71 ग्राम ही दिया हुआ है, यानी इनडायरेक्टली हमसे ये बोल दिया है कि Cl2 का आपके पास 1 मोल है, बताओ इसमें परमाणु कितने होंगे। क्योंकि Cl2 यहाँ पर एक अणु है तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि 1 मोल में एवोगाद्रो नंबर के बराबर क्या होंगे? अणु होंगे। क्या होंगे? अणु होंगे, क्योंकि यहाँ पर Cl2 एक अणु है, मॉलिक्यूल्स होंगे इतने। हमें तो परमाणुओं की संख्या चाहिए, एटम्स चाहिए। तो एक मॉलिक्यूल में क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, इतने मॉलिक्यूल्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 4 4 0 और ये 12, तो इतना हो जाएगा, यानी कि 1.2044 इंटू 10 to the power 24। मैंने एक पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है मैंने इधर की ओर खिसका दिया तो एक पावर यहाँ पर बढ़ा दिया। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको इथेन का फॉर्मूला दिया हुआ है, HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और ग्लूकोज का। आपको बताना है इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, आनुभाविक सूत्र क्या होंगे, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। क्या सब है? एक तो आपके पास इथेन है, दूसरा है आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और तीसरा है ग्लूकोज। एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है ना, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर
यहाँ पर जो 2 और 6 है इसका HCF निकालो, यानी आपको इसको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर HCF निकालना है इन दोनों का, 2 6 का, जितना आएगा उससे भाग लगा देना है, जितना आएगा उससे भाग लगा देना है। तो 2 6 का HCF 2 ही आएगा, तो 2 से भाग लगाएंगे इसमें तो केवल C बचेगा, 1 बचेगा, 1 लिखाएगा यहाँ पर, लेकिन हम 1 लिखते नहीं हैं। और इसमें भाग लगाएंगे तो 3 CH3। इसका चाहिए, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसे सिंपल होगा नहीं, तो ये HCl एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। वैसे भी आप बना सकते हो, 1 1 का HCF 1 ही आएगा, 1 से भाग लगाएंगे यही रह जाएगा। यहाँ 6 12 6 इसका HCF लेंगे तो 6 आएगा, 6 से भाग लगा दो, C यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर हो जाएगा O। ये आ गया हमारा एम्पेरिकल फार्मूला। ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये एम्पेरिकल फार्मूला। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 HCl CH2O, ये हमारा आंसर। डैश न्यूनतम आधात्री वाला एक संयोजी उत्तक है। ब्लड में आप जानते हो कि 55% प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा होता है, यही प्लाज्मा मैट्रिक्स होता है ब्लड के लिए। अस्थि में अभी आपने देखा कि मैट्रिक्स जो होता है वो सॉलिड होता है, काफ़ी मजबूत होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। स्नायु लिगामेंट में मैट्रिक्स बहुत ही कम होता है, स्नायु यानी कि लिगामेंट, इसमें मैट्रिक्स बहुत ही कम होता है। फिर से देखो यहाँ पर आपके पास ये सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। CH4 देखो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यहाँ पर 1 होगा, 1 और 4 का हम HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1 से भाग लगाएंगे यही रह जाएगा, तो CH4 ये तो यही रहने वाला है। यहाँ पर अभी आपने देखा था ये एथेन है, तो ये हमारा हो जाएगा CH3, और ये हमारा C4H10 है, तो 4 और 10 का HCF कितना आएगा, 4 और 10 का HCF 2 आएगा, तो C2H5 हो जाएगा। हमारा आंसर देखो यहाँ पर ये हो जाएगा CH4। यहाँ पर देखना टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर हमारा CH3 होगा और C2H5 होगा, तो यहाँ पर आप सही कर लेना, आंसर हमारा A होगा, ठीक है, A हमारा सही आंसर है। ये एम्पेरिकल फार्मूला है। एक प्रसुप्त या डोरमेंट भ्रूण द्वारा सामान्य विकास के आरंभ अथवा पूर्ण ग्रहण को डैश कहा जाता है। देखिए एक बीज है, बीज में आप जानते हो मूलांकुर और परांकुर ये दोनों होते हैं। मूलांकुर से मूल यानी कि जड़ें बनती है, परांकुर से तना का निर्माण होता है। तो जब बीज को मान लो मिट्टी में डाल दिया गया, तो पहली बार जब परांकुर से तना का निर्माण हुआ और मूलांकुर से जड़ बनी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं अंकुरन, ठीक है, जर्मिनेशन। हम बोलते हैं सीड जर्मिनेट कर रहा है, तो सीड जर्मिनेशन हमारा आंसर। डैश में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है ग्रुप नंबर 18 के तत्व के लिए, यानी कि इनर्ट एलिमेंट के लिए। तो इनमें से इनर्ट कौन है, अक्रिय कौन है, जेनॉन। 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 3 किलोग्राम द्रव्यमान की एक स्थिर गेंद से टकरा जाती है। यदि टकराने के बाद दोनों साथ में आगे बढ़ती है तो टक्कर के कारण गतिज ऊर्जा में हुई हानि क्या होगी। इस तरह के 4-5 सवाल पूछे गए हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये कैसे बनेगा, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। आपको आंसर जूल में चाहिए, SI मात्रक में चाहिए, तो ये जो 36 किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, इतना आ जाएगा। इस सवाल को मैं यहाँ पर बनाता हूँ, थोड़ा सा स्पेस हमें मिलेगा अच्छे से बनाने के लिए। 2 गेंदें हैं आपके पास, एक 2 किलोग्राम और एक 3 किलोग्राम। 2 किलोग्राम की जो गेंद है वो इस स्पीड से चल रही है और 3 किलोग्राम की जो गेंद है वो रुकी हुई है। ये जो गेंद चल रही है आकर के इससे टकराती है, टकराने के बाद फिर दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं, यानी दोनों एक ही स्पीड से गेंदें चल रही है। मैंने आपसे पहले बताया हुआ है एक चीज़ कि टक्कर चाहे प्रत्यास्थ हो या फिर अप्रत्यास्थ हो, इलास्टिक हो इनइलास्टिक हो, संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। बस इसी कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर आपको सवाल बना देना है। यानी जो हमारा प्रारंभिक संवेग है टोटल, वो बराबर हो जाएगा अंतिम संवेग के टोटल लिखना है, यानी सबका अलग अलग निकाल करके जोड़ देना है। तो प्रारंभिक संवेग देखो, संवेग बराबर होता है हमारा द्रव्यमान और गुने में वेग। यहाँ पर लीनियर मोशन है, रैखिक गति है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हो जाएगा वहीं स्पीड हो जाएगा। यहाँ पर देखो आप इस वाले का संवेग लिखो, इस वाले गेंद का जो संवेग है 2 गुने में 10 हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। इस वाले संवेग का तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि ये गेंद रुकी हुई थी, तो हम वेलोसिटी बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, 0 है।
बराबर, यहाँ पर टोटल आ जाओ, यहाँ पर टोटल हम इसका संवेग लिखेंगे 2 गुने में v, तो 2v हो जाएगा, प्लस इसका संवेग 3 गुने में v, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5v बराबर 20, यानी कि v बराबर 4 मीटर पर सेकेंड। यानी ये दोनों जो गेंदें हैं ये चल रही है 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। हमसे पूछा है कि गतिज ऊर्जा में हानि कितनी हुई। तो गतिज ऊर्जा में हानि निकालने के लिए पहले कितनी थी, टकराने से पहले टोटल गतिज ऊर्जा कितनी थी, टकराने के बाद टोटल गतिज ऊर्जा कितनी हो गई है, उसके बाद क्या करना है, घटा देना है, हानि निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो गतिज ऊर्जा स्टार्टिंग में कितनी थी, टकराने से पहले टोटल कितनी थी, टोटल निकालने के लिए हम इसका गतिज ऊर्जा निकालेंगे प्लस इसका गतिज ऊर्जा निकालेंगे। तो इसका गतिज ऊर्जा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ m का मान यहाँ पर 2 है, v स्क्वायर बोले तो 10 गुने में 10, यही हो जाएगा। अच्छा, ये तो रुकी हुई थी ना, तो इसके पास तो गतिज ऊर्जा थी ही नहीं क्योंकि ये गति में नहीं थी। 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमें ये मालूम चला कि गतिज ऊर्जा जो है 100 जूल के बराबर थी, स्टार्टिंग में 100 जूल के बराबर थी। अच्छा, टकराने के बाद आप लिखते हैं टोटल, टकराने के बाद हम फाइनल लिखते हैं। तो इस वाले गेंद की गतिज ऊर्जा लिखो आप, हाफ m का मान 2 है और v स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस इसका लिखो आप, हाफ m का मान 3 है और यहाँ पर फिर 16 हो जाएगा। तो 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, ये 16 हो गया यहाँ पर, फिर 2 से ये 16 खत्म हो जाएगा 8 टाइम्स, तो यहाँ पर ये 24 हो गया। टोटल कितना हो गया, 6 और 4 10, 2 3 4, 40 जूल। पहले गतिज ऊर्जा थी 100 जूल, टकराने के बाद बची है 40 जूल। लॉस कितना हो गया, लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, स्टार्टिंग में गतिज ऊर्जा जितनी थी उसमें से घटा दो, जो अब बची है 60 जूल गतिज ऊर्जा की लॉस हो चुकी है। तो हमारा आंसर यहाँ पर 60 जूल हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपसे पूछ दिया कि गतिज ऊर्जा में हानि कितनी हुई, गतिज ऊर्जा में हानि कितनी हुई। आपसे सवाल यहाँ से 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ कितनी स्पीड से चली, बस यहीं पर सवाल रुक जाए कि टकराने के बाद दोनों साथ साथ गेंदें चल रही है तो कितनी स्पीड से चल रही है, आपसे ये पूछा जा सकता है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि बताओ टकराने के बाद गतिज ऊर्जा कितनी है या फिर कितनी हानि हुई। इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के डैश में संग्रहित करते हैं। अभी आपने देखा बीज अंकुरन वाले में कि एक बीज है जो कि अभी मिट्टी में है, डोरमेंट स्टेट में है, यानी अभी इसमें अंकुरन नहीं हुआ है। आप जानते हो इस बीज में मूलांकुर है जिससे जड़ निकलनी है और प्रांकुर जिससे कि तना निकलना है। तो इस जड़ को निकलने के लिए, इस तना को निकलने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, तभी तो सेल डिवाइड करेंगे ना, तभी जाकर के ये तना यहाँ से निकलेगा, यहाँ से जड़ें निकलेगी, तब तक भोजन इसमें स्टोर्ड होता है ये सारे काम करने के लिए। कोटिलीडन में, बीज पत्र में यही लिखा हुआ है, पौधे भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए जो फूड है वो बीज में डैश में स्टोर करते हैं, कोटिलीडन में। एक और होता है पार्ट एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म जिसे हम लोग भ्रूणपोष बोलते हैं, उसमें भी फूड स्टोर होता है। डैश फाइटोक्रोम एक प्रशांत रूप है। देखो यहाँ पर प्रशांत रूप का मतलब क्या है ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है, ये मेरे को समझ में नहीं आया कि प्रशांत रूप का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है। फाइटोक्रोम एक पिगमेंट होता है, पत्तियों में उपस्थित होता है और लाइट को लेकर के सेंसिटिव होता है। इस फाइटोक्रोम पिगमेंट के 2 फॉर्म्स होते हैं, एक होता है PR, एक होता है PFR। R का मतलब होता है रेड लाइट और यहाँ पर FR का मतलब फार रेड लाइट, लाल प्रकाश और दूर लाल प्रकाश। ये जो PR है, ये वाला जो फॉर्म है, ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, PFR में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डे टाइम में होता है। उसके बाद ये जो PFR है ये फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा और PR में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि डार्क या फिर नाइट में होता है। जो रेड लाइट है उसका जो तरंग दैर्घ्य है यहाँ पर देखो 660 नैनोमीटर है, और जो फार रेड लाइट है दूर लाल प्रकाश है, ये 730 नैनोमीटर वेवलेंथ है इसके पास। तो हमारा आंसर यहाँ पर A हो जाएगा, बोर्ड की तरफ से A आंसर दिया हुआ है। यहाँ पर P660 का मतलब क्या हुआ, P660 का मतलब ये हुआ कि ये जो फाइटोक्रोम है ये इस वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो A हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बोर्ड की तरफ से A आंसर दिया हुआ है। बट प्रशांत रूप का मतलब क्या है मुझे नहीं मालूम। एक्चुअल जो यहाँ पर
कॉन्सेप्ट है कि ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे में बदलते रहते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनते हैं? तो ये सवाल आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल यानी कि FeSO4.7H2O। जब हम इसको गर्म करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट देखो क्या सा बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरस सल्फेट जो कि हाइड्रेटेड फॉर्म है, इसको हम गर्म करेंगे तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो फेरिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, पानी। सी हमारा आंसर। इसमें पानी है ना तो पानी अलग हो जाएगा। निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है? साइकस पाइनस, आपने सुना होगा साइकस पाइनस, ये जिम्नोस्पर्म होते हैं। तो यहाँ चीड़ का मतलब पाइनस है, पाइनस बोल दो या फिर सिंपली पाइन बोल दो। फर्न हो गया आपका टेरिडोफाइट, मॉस हो गया ब्रायोफाइट। यदि एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन है तो तत्व की द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से दिखाते हैं, तो नाभिक में कितने न्यूट्रॉन है प्लस कितने प्रोटॉन है, जोड़ दो, वही हो जाएगा आंसर। हमसे 12 न्यूट्रॉन बोला रखा है, 12 न्यूट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, ये हो जाएगा 3 और 2 23। पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं ना हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापने के लिए। तो यहाँ पर पूछा है कि पी का मतलब क्या होता है, तो पी का मतलब यहाँ पर पोटेंज होता है, जिसका मतलब होता है पावर। सोने को तांबा के साथ डैश मिश्रित किया जाता है। सोने के साथ तांबा को मिलाया जाता है सोने को कठोर बनाने के लिए। सोने के आभूषण बनाए जाते हैं, आभूषण के अलग अलग डिजाइन्स होते हैं, तो उन डिजाइन्स को देने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है जब सोना अपने प्योर फॉर्म में होता है। जब सोना जो है प्योर फॉर्म में होता है तब ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो वो डिजाइन नहीं दे पाते हैं आभूषण को तैयार करने के लिए, इसीलिए इसमें कुछ मात्रा में तांबा को मिला करके इसको कठोर बनाया जाता है। कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती है। ये कोलेनकाइमा के सेल्स हैं। अब देखो इस प्रकार के सेल्स होते हैं एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। यहाँ देखो कॉर्नर पर आपको दिखाया गया है, ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कोनों पर मोटी होती है क्योंकि यहाँ पर डेपोजिशन होता है, जमा होता है। सेलुलोज हो गया, पैक्टिन हो गया, हेमी सेलुलोज, ये सब। सेलुलोज की तो सेल वॉल होती है, उसके साथ पैक्टिन, हेमी सेलुलोज, ये कुछ ज़्यादा ही इकट्ठा हो जाते हैं कॉर्नर पर जाकर के, इसीलिए यहाँ पर ये मोटी हो जाती है। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। देखो पावर बराबर आप जानते हो ये होता है वर्क अपॉन में टाइम, और वर्क बराबर आप जानते हो बल गुने में विस्थापन होता है, और बट्टे में यहाँ पर समय हो जाएगा। तो ये बल हो गया और इस विस्थापन बट्टे में समय को हम अलग कर लेते हैं, तो ये हमारा बल हो गया और ये विस्थापन बट्टे में समय क्या हो गया, वेग। तो शक्ति बराबर बल गुने में वेग। निम्न में से कौन लेंस और दर्पण के बीच अंतर नहीं है? लेंस और दर्पण के बीच में अंतर नहीं है, ये बताना है। अवतल दर्पण प्रकाश को एक फोकसी बिंदु पर अभिमुख करता है। अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण जो कि प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद देखो इस पॉइंट पर जाकर के कन्वर्ज होती है, जो लाइट रेज है यहाँ पर आकर के मिलती है, इसी को बोलते हैं अभिमुख होना। सेम चीज़ें हम अगर लेंस में देखें तो ये उत्तल लेंस में देखा जाता है कि जो प्रकाश की किरण है वो एक पॉइंट पर आकर के वास्तव में मिलती है, अभिमुख होती है। तो ये सही है। ये आप बोल सकते हो कि अंतर है कि दर्पण के केस में ऐसा अवतल में होता है और लेंस के केस में ऐसा उत्तल में होता है। उसके बाद है लेंस में 2 फोकसी बिंदु होते हैं, लेंस के दोनों तरफ के लिए एक एक। लेंस में 2 फोकल पॉइंट्स होते हैं, जैसे यहाँ देखो एक यहाँ पर F1 है, एक यहाँ F2 है, लेंस के दोनों तरफ एक एक। तो ये चीज़ भी सही है। यहाँ पर जो है ना ये कुछ लाइन यहाँ पर छूटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कुछ लाइन छूटा हुआ है, दर्पण के बारे में नहीं लिखा हुआ है। दर्पण में एक ही होता है, लेंस में 2 होता है, तो यहाँ पर कुछ लाइन जो है छूटा हुआ है, ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता। उसके बाद है उत्तल दर्पण प्रकाश को अभिमुख करता है जैसा कि अवतल लेंस करता है। उत्तल दर्पण ये है, अभिमुख करने का मतलब ये हुआ कि टकराने के बाद प्रकाश की किरण एक पॉइंट पर जाकर के मिलेगी, लेकिन उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होता है। टकराने के बाद प्रकाश की किरण जो है एक दूसरे से दूर भागती है। अवतल लेंस में देखो क्या है, अवतल लेंस में भी दूर भागती है अपवर्तित होने के बाद। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों बातें जो लिखी हुई है ये गलत है। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस दोनों के बारे में जो बातें लिखी हुई है ये गलत है। प्रकाश दर्पण से परावर्तित होता है जबकि लेंस से अपवर्तित होता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है जो अधातुएं होती है वो आमतौर पर
अपने किस गुण के कारण अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है? आप जानते हो कि जो धातु होती है वो विद्युत धनात्मक होती है और अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है। तो अधातु विद्युत ऋणात्मक क्यों होती है? बोर्ड की तरफ से इसका आंसर दिया हुआ है कि क्योंकि इनका रेडियस छोटा होता है। मैं इसमें से कोई भी आंसर को टिक नहीं मार रहा हूँ। आप ये ध्यान में रखना कि अगर ये सवाल इस तरह से आए तो आप डी आंसर को टिक मार देना, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही आंसर नहीं है कि रेडियस छोटा होता है इसलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं। ये कोई लॉजिक नहीं है। आई थिंक ऐसा कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर कि परमाणु त्रिज्या कम है तो विद्युत ऋणात्मक होती है। अधातु विद्युत ऋणात्मक ये होती है क्योंकि उनके पास क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। अधातु के बाह्यतम कोश में हम जानते हो 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनके पास क्षमता है कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जा सकता है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को। इसीलिए ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं, ना कि इसलिए क्योंकि साइज में छोटे होते हैं। हो सकता है यहाँ पर इन्होंने ये दिमाग लगा लिया हो कि भाई हम जब लेफ्ट से राइट जाते हैं आवर्त में तो साइज घटती है और अधात्विक गुण बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से जो अधातु होते हैं उनके साइज छोटे होते हैं और अधातु जो होते हैं विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो इस हिसाब से क्या है कि यहाँ पर हो सकता है इन्होंने डी आंसर को टिक मारा होगा, बट ये कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे डैश उत्तक में कोशिकाओं के बीच व्यापक दूरी होती है। यहाँ देख लो कार्टिलेज के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है वीडियो को पॉज करके, इम्पॉर्टेंट है। जो कार्टिलेज की जो कोशिकाएं होती है उनके बीच में पर्याप्त स्थान होता है। तो कार्टिलेज यानी कि उपास्थि। स्थिर बल के लगने पर एम द्रव्यमान द्वारा विश्राम अवस्था से दूरी तय करने के लिए आवश्यक गतिज ऊर्जा डैश के समानुपाती है। सवाल कुछ ये है कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, ये अभी स्थिर अवस्था में है यानी कि u बराबर 0 है। होता यह है इस पर एक लगातार बल लगाया जाता है तो ये कुछ दूरी चलता है, कुछ विस्थापन हो जाता है। विस्थापन मैंने मान लिया s है। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बल लगाया जा रहा है यहाँ पर, तो इसके पास कुछ गति है। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा 0 और यहाँ पर कुछ गतिज ऊर्जा है। यहाँ पर क्या है, कुछ गतिज ऊर्जा है। तो एक सिद्धांत होता है कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बोले तो अंतिम गतिज ऊर्जा जो कि हमारा काइनेटिक एनर्जी है, कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, सिंपली आप काइनेटिक एनर्जी मान लो, कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि ये v कितना है और जो प्रारंभिक है वो तो 0 है। तो यहाँ से हमारा W जो आया ये गतिज ऊर्जा, W बराबर गतिज ऊर्जा। यहाँ देखो आपसे पूछा है कि गतिज ऊर्जा डैश के समानुपाती है। तो यहाँ जो गतिज ऊर्जा है और ये जो कार्य है हम इसको लिख सकते हैं बल गुने में विस्थापन। ये जो बल है और ये जो विस्थापन है, तो गतिज ऊर्जा समानुपाती है बल के और विस्थापन के, द्रव्यमान के नहीं है। हमें यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, एक विकल्प में m पे पावर 0 दे रखा है। m पे पावर 0, तो किसी भी नंबर पर हम जब पावर 0 डालते हैं तो वो 1 के बराबर हो जाता है। किसके बराबर? 1 के बराबर हो जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर C हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो गतिज ऊर्जा है ये जो गतिज ऊर्जा है ये द्रव्यमान से इंडिपेंडेंट है, यानी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रही है। इसीलिए यहाँ पर m पर पावर 0 दिया हुआ है ताकि ये 1 के बराबर हो जाए। डैश चींटियों की एजेंसी द्वारा परागन का वर्णन करता है। यानी चींटियां हैं जो कि पराग कण को परागकोश से कहाँ पर लेकर के जा रही है, वर्तिकाग्र पर। इसे पोलिनेशन बोलते हैं, परागण बोलते हैं। चींटी लेकर के जा रही है तो इसे हम बोलते हैं मिमिकोफेली। चींटियों के अध्ययन को हम लोग मिमिकोलॉजी बोलते हैं। ओलंपिक खेल में एक धावक 10 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी गतिज ऊर्जा डैश की श्रेणी में हो सकती है। देखो गतिज ऊर्जा अगर आपको चाहिए तो क्या सब चाहिए, आपको चाहिए द्रव्यमान और चाहिए चाल तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे कि 100 मीटर चला 10 सेकंड में, तो चाल हमारा हो जाएगा यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड। आपको चाहिए द्रव्यमान, तो जो धावक है उसका द्रव्यमान क्या होगा, आपको अपने अंदाज से थोड़ा सा यहाँ पर सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। जो धावक है उसका द्रव्यमान हम बोल सकते हैं कि मिनिमम 40 किलोग्राम तो होगा ही। ओलंपिक में खेल रहा है तो द्रव्यमान 40 किलोग्राम होगा ही। मैक्सिमम कितना मान सकते हो आप? मैक्सिमम तो यार 80 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर 80 मानकर चलते हैं कि मैक्सिमम 80 है, होने को 100 भी हो सकता है। पहले हम निकालते हैं, उसके बाद हम लोग 100 डालकर देखेंगे कि क्या आंसर आता है।
तो अगर द्रव्यमान ये है तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा बराबर कितनी हो जाएगी, हाफ, m का मान 40 और v स्क्वायर है तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाफ, m का मान 80 और यहाँ पर 100 हो जाएगा v का स्क्वायर। 2 से ये 40 खत्म, 20 टाइम्स तो 2000 जूल हो जाएगा, यहाँ पर 2000 जूल। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, तो 40 है तो 4000 जूल, 4000 जूल। मान लो कि आप 80 की जगह पर 100 मान लेते हो, 100 से ज़्यादा तो नहीं लेंगे, मैक्सिमम 100 ले सकते हैं, 100 से ज़्यादा क्या लेंगे, 100 ले सकते हैं। अगर 100 भी लेंगे तो हमारा 5000 जूल आ जाएगा, 5000 जूल आ जाएगा, यानी 2000 जूल से 5000 जूल हमारा एक रेंज हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ABCD ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2000 से 5000 जूल रेंज हो जाएगा। जब आप 100 kg मैक्सिमम लोगे तब जाकर 5000 जूल आएगा, और मिनिमम तो 40 kg तो होना ही है, इससे नीचे क्या होगा। तो इस तरह से एक बस अपने मन से थोड़ा सा दिमाग लगाना था यहाँ पे। 5वें कोश में 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अस्थायी बनने वाले अणु की परमाणु संख्या क्या है। 5वें कोश में कोशों की संख्या 5 है। अगर कोशों की संख्या 5 है तो 10 + 5 बराबर 15। ग्रुप नंबर 15, समूह संख्या 15 का ये तत्व है। समूह संख्या 15 में आपका नाइट्रोजन है, नाना, पापा, आंटी सब बीमार। इस तरह से नाइट्रोजन का 7 होता है, फास्फोरस का 15 होता है, आर्सेनिक का 33 होता है, एंटीमनी का 51 होता है, और बिस्मथ का कितना होता है, इसमें 32 जोड़ो तो 3 और ये 8। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 51। आनुवांशिक जानकारी अणुओं की लंबी श्रृंखलाओं द्वारा स्थानांतरित की जाती है। इन अणुओं को क्या कहा जाता है। आनुवांशिक जानकारी डीएनए में है। डीएनए क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए जो होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के चैन होते हैं, मिलकर के पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, और वही डीएनए होता है। अंडाशय से अंडे के निकलने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। फीमेल बॉडी के अंदर प्यूबर्टी के बाद हर महीने एक अंडाशय से एक अंडा निकलता है। तो ये जो निकलने की प्रक्रिया इसे हम लोग अंडोत्सर्ग बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब ये एक सवाल है, देखो फिर से, जो अभी आपने देखा था संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित जो सवाल था, ये वही है। इस बार क्या दे रखा है कि एक वस्तु है, द्रव्यमान m है, ये 4 km/h से गति में है। एक और वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 3m। ठीक है, यहाँ पर आप कर दो यहाँ पर कैपिटल M। ठीक है, ये कैपिटल है तो ये भी कैपिटल। अगर आप इसको स्मॉल बनाते हो तो इसको भी स्मॉल बनाना पड़ेगा। ये वस्तु रुका हुआ है, फिर वही चीज़ है, ये ऐसे चल रहा है, चलने के बाद ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं। ये m है, ये 3m है। आपसे पूछा है कि टकराने के बाद दोनों किस स्पीड से चलेंगे, कैसे बनाओगे। फिर से वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। यहाँ पर आपको देखो आंसर जो है km/h में ही निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मीटर/सेकंड में चेंज नहीं करेंगे। टोटल समय कितना हो जाएगा, लिखो यहाँ पर, इसका समय कितना हो जाएगा, इसका जो द्रव्यमान है और इसका जो वेग है, प्लस इसका तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर टोटल समय कितना हो जाएगा, यहाँ mv + 3mv इतना हो जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारा 4m बराबर, यहाँ हो जाएगा हमारा 4m × v, यानी कि v बराबर हो जाएगा हमारा 4m/4m। ये 4m से 4m खत्म हो जाएगा, यानी कि 1 kg/h, माफ़ करना 1 km/h। ठीक है, 1 km/h। तो यहाँ पर आपसे सिंपली स्पीड पूछ दिया कि टकराने के बाद किस स्पीड से दोनों चलेंगे। कौन सत्य नहीं है। कैल्शियम फॉस्फेट से बना दंत वल्क यानी कि एनामेल शरीर में सबसे कठिन पदार्थ है। जो एनामेल है वो हमारे बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, ये सही है। टूथपेस्ट आमतौर पर क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, सही है, ये क्षारीय होते हैं। हमारे मुख गुहा में अगर एक्स्ट्रा एसिड बन चुका है तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ये भी सही है। मुंह में मौजूद बैक्टीरिया मुंह में बची शर्करा और खाद्य कणों के आक्रमण से अम्ल उत्पन्न करते हैं। हमें कहा जाता है खाने के बाद अच्छे से ब्रश करना चाहिए। कोई भी फूड पार्टिकल जो है हमारे
दांतों में फंसा हुआ नहीं रहना चाहिए, बकल कैविटी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनमें क्या होता है कि बैक्टीरिया उस पर एक्ट करते हैं और उसमें जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़ करके एसिड बना देता है। तो ये सही है। अगर ज़्यादा एसिड बना देगा तो pH कम हो जाएगा, और जैसे ही pH 5.5 से कम होगा, दांतें जो है वो कमज़ोर पड़ने लग जाएंगे, वो झड़ने लग जाएंगे। तो pH 5.5 से अधिक होता है तो दंत क्षय शुरू हो जाता है। ये गलत हो जाएगा, 5.5 से अधिक नहीं, कम होना चाहिए, तब जाकर के दंत क्षय स्टार्ट होगा। ये गलत है। डैश वह मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने उदासीन गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है। जोड़ा जाएगा तो ऊर्जा मुक्त होती है, इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। अगर निकाला जाएगा तो ऊर्जा देनी पड़ती है, जिसे हम लोग आयनन ऊर्जा बोलते हैं। जल और अन्य पदार्थ से रंगीन अशुद्धियों और बुरी गंध को अधिशोषित करने के लिए यानी कि हटाने के लिए कार्बन के निम्नलिखित में से किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? कार्बन के किस एलोट्रॉप का इस्तेमाल होता है? तो वाटर को फिल्टर करने के लिए चारकोल का इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 53 था। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 54 में। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इस QR कोड के माध्यम से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।